शानपुर एक छोटा लेकिन जीवंत शहर था, जहां केशव अपनी पत्नी गीता और 4 बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन केशव और गीता का एक अपघात में देहांत हो गया। बेचारे केशव और गीता के चारों बच्चे सड़क पर आ गए। भैया, क्या हुआ बेटा? क्या अब माँ और बाबा हमें कभी नहीं मिलेंगे? हाँ भैया, क्या सच में हम माँ और बाबा को फिर कभी नहीं मिल सकते? दुर्भाग्य से यही सच है। भैया, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। मैं माँ और पापा के बिना नहीं जी सकता। गोलू, ऐसा नहीं बोलते। माना कि माँ और पापा हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से हार गए तो ये उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भैया, सही कहा है गोलू ने। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, और सामने आए संकट का डट कर सामना करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरी 2 छोटी छोटी बहनों ने। गीता और केशव के जाने के बाद राज ने पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो अपनी बाबा की तरह दिन रात मेहनत करता। आगे जाकर मीनू, टीनू और गोलू के पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ने लगा। वो जो पैसे कमाता उससे घर और उन तीनों की पढ़ाई का खर्चा निकलना मुश्किल हो चुका था। मीनू, टीनू, गोलू, ये सब क्या है? क्या हुआ भैया? तुम तीनों पिछले 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं जा रहे? भैया, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मेरी भी। लेकिन मुझे तो तुम तीनों एकदम ठीक लग रहे हो। रोज खेल रहे हो, घर के काम कर रहे हो। तो फिर हुआ क्या है? बस बहुत हुआ। तुम तीनों डॉक्टर के पास चलो। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम तीनों को आखिर हुआ क्या है। चलो। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना। तो सच बताओ कि आखिर बात क्या है? राज के पूछने पर मीनू अपने बैग से एक पर्ची निकालती है। राज उस पर्ची को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि मीनू, टीनू और गोलू को स्कूल से बेदखल कर दिया गया है। ये सब पढ़कर राज को काफी दुख होता है। तुम तीनों ने ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? क्योंकि भैया, हम जानते हैं कि आप बड़ी मेहनत से हम तीनों को पढ़ा रहे हैं। और अगर हम आपको ये बताते तो आपको बहुत दुख होता। हम आपको और दुखी नहीं देखना चाहते भैया, इसलिए मिलकर ये तय किया है कि अब से हम भी छोटा मोटा काम करेंगे, आपका हाथ बटाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे होते हुए तुम ये सब नहीं करोगे। भैया, माँ और बाबा के बाद आपने हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम करना शुरू कर दिए। अब ये हमारी बारी है कि हम आपकी थोड़ी मदद करें। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई फिर शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें आपकी मदद करने दीजिए। गोलू और बाकियों की बात सुनकर राज भावुक हुआ। अपने छोटे भाई बहनों की परिपक्वता देख काम के लिए हाँ कर दिया। स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद गोलू कैफे में और मीनू, टीनू लाइब्रेरी में काम करने लगे। दिन बीतते गए। गोलू, मीनू और टीनू की वजह से राज के सिर से जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो चुका था। राज इस बात से खुश नहीं था कि घर की वजह से उसके भाई बहनों की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक दिन राज, गोलू, मीनू और टीनू काम के लिए निकल रहे थे। वो चारों बहुत देर से बस स्टॉप पर बस के लिए वेट कर रहे थे। तभी उन सब की मुलाकात उनके पुराने टीचर रजत से हुई। अरे बच्चों, मुझे पहचाना? टीचर, आप यहाँ कैसे? दरअसल 1 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और अब यहाँ से स्कूल जा रहा हूँ। वैसे बच्चों, तुम सबने अचानक स्कूल आना बंद क्यों कर दिया? रजत की इस सवाल पर बच्चे शर्मिंदा हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन राज ने रजत को सारी बातें बता दी। स्कूल में बच्चों पर की बेरहमी से रजत नाराज हो गया। ये तो बहुत गलत बात है। माना कि पैसे नहीं भरे, लेकिन इस तरह से यूं साल के बीच में स्कूल से निकालना सही तो नहीं है ना? सच कहा आपने।
लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। मजबूरन बच्चों ने खुद ये फैसला किया कि वो स्कूल छोड़कर मेरी मदद करेंगे। मैंने रोकने की कोशिश की पर ये बच्चे हैं, मानते ही नहीं हैं। चलिए अब हम निकलते हैं, हमारी बस आ गई। राज और बच्चों के निकल जाने के बाद रजत भी स्कूल चला गया, लेकिन स्कूल आने के बावजूद उसका ध्यान ज्यादातर गोलू, मीनू, टीनू की बातों पर था। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। उसने हिम्मत से स्कूल के प्रिंसिपल से गोलू, मीनू और टीनू को वापस लेने की बात की, पर वो नहीं माने। रजत नाराज हो गया। ये बात वो अपने स्कूल के दोस्त से बांटी। अरे रजत, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं पूनम, ऐसे ही। और कुछ नहीं क्या? शक्ल देखिए अपनी, साफ साफ दिख रहा है कि कोई परेशानी है। अब बोलो क्या हुआ? पूनम की बात सुनकर रजत उसे सब बता देता है। रजत की बात सुनकर वो भी नाराज हो जाती है। तभी पूनम ने रजत को एक सुझाव दिया। बहुत बुरा हुआ उन बच्चों के साथ, लेकिन तुम इतने शिद्दत से उनके लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। क्या? क्यों ना तुम उन्हें उस बस स्टॉप पर रोज मिलो और उन्हें वहीं बैठकर पढ़ाओ। क्या? हाँ, मतलब सुनने में थोड़ा अजीब होगा और कहने में मुश्किल भी, लेकिन सोचकर देखो, तुम उन्हें रोज मिल सकते हो, पढ़ा सकते हो, फिर वो बाहर से परीक्षा दे भी सकते हैं और पास तो वो हो ही जाएंगे। पूनम की बात सुनकर रजत खुश हुआ था। उसने थोड़ा टेढ़ा लेकिन काम का सुझाव दिया था। दूसरे दिन रजत फिर उस बस स्टॉप पर राज, गोलू, मीनू और टीनू से मिला और उनसे अच्छी बातें की। हेलो बच्चों। हेलो टीचर। हेलो सर। बस तुम्हारा हेलो मुझ तक पहुंच गया है। वैसे मैं यहां तुम सबसे कुछ और बात करने आया हूं। कैसी बात रजत सर? कल तुमने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मैं काफी परेशान था। मैं बच्चों का भविष्य किसी की खोखली सोच की वजह से खतरे में तो नहीं डाल सकता, इसीलिए अब मैं गोलू, मीनू और टीनू को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। ये बात सुनकर राज और तीनों बच्चे चौंक गए। उन्हें खुशी भी हो रही थी, लेकिन उनके मन में कई सवाल थे कि आखिरकार रजत टीचर ये सब करने कैसे वाले हैं। तभी लेकिन टीचर, आप हमें पढ़ाओगे कैसे और कहाँ? यहाँ इस बस स्टॉप पर। क्या वहाँ? हाँ, यहाँ। लेकिन सर ये कैसे मुमकिन होगा? होगा, मुझे पता है ये सुनने में अजीब है। मुझे भी सुनकर पहले ये अजीब ही लगा था, लेकिन हम ये कर सकते हैं। देखो, तुम सब रोज सुबह 9 बजे यहाँ से काम के लिए निकलते हो, तो बस कल से हम सब यहाँ 1-2 घंटे पहले ही मिलेंगे, यानी कि 7 बजे। ये स्टॉप भी काफी बड़ा है, हम यहाँ सुबह आराम से पढ़ लिख सकते हैं। पर सर, अब पर कुछ नहीं। देखो, मैं खुद तुम्हारे घर आकर बच्चों को पढ़ाता, लेकिन स्कूल के बाद मेरे एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते हैं और ट्यूशंस भी, इसीलिए मैं सिर्फ सुबह टाइम निकाल सकता हूं इन बच्चों के लिए। लेकिन सर मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस आपसे आपकी फीस पूछ रहा था। नहीं, मुझे तुमसे कोई फीस नहीं चाहिए। मैं दिल से गोलू, मीनू, टीनू के लिए कुछ करना चाहता था, बस वो मुझे करने दो। ठीक है सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, कल से पढ़ाई शुरू, ओके? रजत ने गोलू, मीनू और टीनू को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उनसे बस स्टॉप पर मिलता, उन्हें मन लगाकर पढ़ाता और वो कहीं अटक जाए तो उन्हें प्यार से समझाता। रोज ये सिलसिला जारी रहा। देखते ही देखते बच्चों की परीक्षा शुरू हो गई। तो बच्चों तैयार? हाँ टीचर। चलो फिर जाओ अंदर। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। रजत बाहर परीक्षा खत्म होने की राह देख रहे थे। बहुत देर बाद आखिर हॉल की घंटी बजी और सारे बच्चे बाहर आए। टीचर, हमारा पेपर अच्छा गया। हाँ, और हमने सारे सवाल हल कर दिए। देखना, हम तीनों अच्छे मार्क्स से पास होंगे। शाबाश बच्चों,
साथ ही परीक्षा की बात सुनकर राज भी खुश हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर संकट का डटकर सामना करना चाहिए। बौरा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बहुत खराब है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। बच्चों, जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो। अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में कॉपी भीग जाने के डर से सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सबके चले जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती हैं तो देखती हैं कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम लोग इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, मैं उस पर साइन करके गांव प्रधान की मुहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा। ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मुहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना दिया है। मैं इसकी एक कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नया स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नए स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है। पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो 1 साल होने को है। अभी तक नया स्कूल बनने का कोई संकेत तक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? 1 साल बीत चुका है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उन पैसों को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इन लोगों ने तो बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ? मैं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बहुत खुश थे, पर तभी अचानक से बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती हैं और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों।
हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर मैडम, इस रिक्शा में तो सिर्फ हम 4 लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कोई उपाय निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ। मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती हैं। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बनाकर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शा का स्कूल ना देखा है और ना ही सुना है। पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं, क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आप सिर्फ मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी पाठशाला बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब वो मैकेनिक सभी खराब पड़े रिक्शा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और वेल्डिंग करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है। पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं इतना भी काम फ्री में नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी सुधा को तो आप ही पढ़ाती है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टी होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है। सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए शुभकामनाएं। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल ना होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था, और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करती है। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहां आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ, और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या,
तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का झूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर बाद, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारे कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है। बहुत भूख लगी है, ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े। हाँ, और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया, इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहां कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी।
वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे, ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता का है, उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है। मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता था। उसकी एक 4 साल की बेटी थी और पत्नी शोभा दोबारा गर्भवती थी। मनोहर का परिवार बढ़ रहा था। इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर पानीपुरी बनाने की सारी तैयारी करके मनोहर जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानीपुरी बेचता था। मनोहर की पानीपुरी लोगों को बहुत पसंद थी, इसलिए ग्राहक भी आ ही जाते थे। मनोहर, पानीपुरी खिला भाई। आटे की या सूजी की भैया जी? दोनों तरह की खिला दे। है भाई, तेरी पानीपुरी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि मजा आ जाता है भाई। हाँ मनोहर भैया, 40 रुपए की पानीपुरी पैक कर देना, पानी थोड़ा ज्यादा कर देना। अभी कर देता हूँ। आने जाने वाले लोगों की नजर मनोहर के ठेले पर पड़ी जाती थी और पानीपुरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। इसलिए लोग उसके ठेले पर रुककर पानीपुरी खाते और आगे बढ़ते। पर कुछ दिनों से मनोहर के ठेले पर भीड़ आनी कम हो गई थी, क्योंकि मानसून आ गया था और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी। इसलिए लोग सड़क पर कम रुकते थे। बिक्री पर असर होने से मनोहर की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। ये लो, रोटी खा लो। शुभा, क्या बात है? चिंता में दिखाई दे रही हो। पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो पड़ोस वाली माला के घर खेलने गई है। वो शरद बाबू आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे 15 दिन ऊपर हो गए हैं, उन्हें अगले हफ्ते तक किराया चाहिए, नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। उन्हें हमसे ज्यादा किराया देने वाले किराएदार मिल रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर। इस हालत में तू चिंता करेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। मैं शरद जी को कल बोल दूंगा, वो मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देंगे। मनोहर शोभा को तसल्ली दे देता है, पर वो खुद ही बहुत परेशान था, क्योंकि उसी शाम जब वो काम से लौट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी। अरे मनोहर, तुमने सुना क्या? मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भीषण तूफान और बारिश के संकेत हैं भैया। सड़कों पर पानी भरा रहेगा, इसलिए हम सब ने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले। तुम ठीक कह रहा भैया, 2-4 दिन अब घर पर ही आएंगे। वैसे भी मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, पर डर भी तो है बारिश में अगर बाढ़ आ गई तो, सड़कों पे पानी भर गया तो, है घर नहीं लौट पाए तो। मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूँ भैया। चलो भाई चलो, समय से घर चलते हैं भैया। मनोहर उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या नहीं, पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था। इसलिए वो मकान मालिक शरद से बात करने जाता है।
शरद जी, मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूंगा। अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है। देख मनोहर, मैंने घर किराए पर देने से पहले ही यह शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। तू अगले 2 दिन तक मेरा किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूं। मुझे काम से जाना है। मनोहर चिंता में घुला घर लौट आता है। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अगले दिन फिर से पानी पूरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पड़ोस की सुनीता भाभी कह रही थी कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है। आप 2-3 दिन काम पर ना जाओ तो अच्छा है। शोभा, मैंने शरद जी से बात की थी, वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें अगले 2 दिन में किराया चाहिए, इसलिए मुझे पानीपुरी का ठेला लगाने जाना ही होगा। मनोहर घर से निकल पड़ता है। वो ठेला लेकर जब अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे। उसे पता था कि सबने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए सब 2-3 दिन घर पर ही रहेंगे। मनोहर अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मनोहर का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था। उसका बहुत नुकसान हो गया था। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया। सोचा था आज थोड़ी कमाई हो जाएगी तो किराए के थोड़े पैसे देकर शरद जी को संभाल लूंगा, पर अब क्या करूं। आज तो 1 पाई की भी कमाई नहीं हुई। अब तो वापस घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। घर ही चला जाता हूं। बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है। अगर कुछ देर और रुका तो यहीं फंस जाऊंगा। मनोहर अपने ठेले को अभी लेकर जा ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी तेजी से आती है और सड़क पर फिसलती हुई एक पेड़ से टकरा जाती है। अचानक हुए ऐसे हादसे से मनोहर दंग रह जाता है। वो देखता है कि गाड़ी एक महिला चला रही थी और बराबर में उसके एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। महिला की ज्यादा चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। बच्ची को खरोंचे आई थी और वो दर्द से रो रही थी। मनोहर उनके पास जाता है और रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लेता है। लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं। हे भगवान, न जाने ये कौन है। चुप हो जा बेटिया, इसके तो हाथ पर चोट आई है। अगर इन्हें कुछ ही देर में अस्पताल नहीं ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। ए भैया, जरा ऑटो रोको। ए भैया, आओ भैया, जरा गाड़ी रोको। कोई रोक ही नहीं रहा। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं इन दोनों को इस हालत में यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी आत्मा इसके लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। अब मैं क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता बचा है। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला की हालत गंभीर होती जा रही थी। उसके खून बह रहा था। मनोहर जल्दी से अपने ठेले का सामान उतारता है और बड़ी मुश्किल से उस औरत को अपने ठेले पर लिटाता है और बच्ची को भी साथ में ठेले पर बिठाकर बारिश में भीगता हुआ बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में पहुंचता है। उसे इस हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जल्दी से उस महिला को एडमिट करते हैं। मनोहर उस रोती हुई बच्ची को संभाल रहा था। बच्ची के हाथ में चोट थी। मनोहर ने अपने मोबाइल से अपनी पत्नी शोभा को भी फोन कर दिया था ताकि वो परेशान ना हो। कुछ घंटों बाद महिला को होश आता है। वो अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद उसका पति हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर, सुषमा कैसी है? ये सब क्या हो गया? सुषमा, मुझे तो लगा था तुम अपनी मम्मी के घर पहुंच चुकी होगी। रोहित, मैं घर से निकली थी तो बारिश नहीं थी। मैंने सोचा आराम से पहुंच जाऊंगी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई। कीचड़ में वो फिसलती चली गई और उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था। रोहित, ये भैया बहुत अच्छे हैं। आज इन्होंने मेरी और स्वाति की जान बचाई है। आपकी वाइफ ठीक कह रही हैं। आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई नहीं करता। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये भैया बारिश में अपने ठेले पर आपकी पत्नी और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मैं आपका एहसान किस तरह से चुकाऊंगा? आपने जो मेरे लिए किया है, उस एहसान के बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाबूजी, ये तो मेरा धर्म है। अगर मुसीबत में पड़े लोगों की जिसने सहायता नहीं की तो वो इंसान ही क्या। रोहित को पता चलता है कि मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता है। वो देखता है कि मनोहर बहुत गरीब और मजबूर है, जो अकेले ही बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है। मनोहर भैया, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मकान का किराया भी भर जाएगा और आपके परिवार की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपकी अपनी पानीपुरी और चाट की दुकान होगी, जिसको खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। रोहित की बातें सुनकर मनोहर के चेहरे पर खुशी झलक आती है। कुछ ही दिनों में रोहित मनोहर को पानीपुरी और चाट की एक बड़ी और अच्छी दुकान खुलवा देता है। मनोहर को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
भरतपुर नामक गांव में चवन्नी लाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। हालांकि उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर कंजूसी में उसका कोई सानी नहीं था। ओहो, मेरी चाय में ये मक्खी कहां से गिर गई? आहा, चाय के साथ साथ जलेबी का स्वाद भी आ गया। लगता है किसी हलवाई की दुकान से आई थी ये मक्खी। चलो अच्छा है, अब कुछ दिनों तक जलेबी खाने की छुट्टी। हे भगवान, क्या करूं इनकी इस कंजूसी का। हर चीज के लिए इन्होंने मुझे रुला रखा है। सुनिए जी, आज मछली खाने का बड़ा मन हो रहा है, आप बाजार से ले आइए ना। पिछले 1 साल से आपको बोल रही हूँ और आप हैं कि बस टरकाए जा रहे हैं। कंजूस चवन्नी लाल ने सेठानी को बरगलाने की बहुत कोशिश की, पर सेठानी नहीं मानी और मछली खाने की जिद पर अड़ गई। थक हार कर सेठ चवन्नी लाल को मछली लेने बाजार जाना ही पड़ा। अरे भैया, मछली कितने की दी? यह मछली 100 रुपए की है सेठ जी। अरे यह तो बहुत ज्यादा है भाई, तुम तो बहुत ठग रहे हो यार। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी न मिलती होगी। मैं ठग रहा हूँ सेठ जी? जाओ तो फिर उससे खरीद लो जो थोक रेट पर बेचता है, उसके पास चले जाओ। अब कंजूस सेठ चवन्नी लाल थोक रेट की दुकान पर पहुंच गया और वहां दाम पूछने लगा। अरे भैया, ये मछली कितने की दी? यह मछली 80 रुपए की है सेठ जी। सेठ चवन्नी लाल को वो दाम फिर से बहुत ज्यादा लगा। ओहो, अरे भैया, ये तो बहुत महंगी है भाई, इतने की तो मैं नहीं लूंगा। वैसे भी जहाँ से तुम ये मछली लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी ही मिलती होगी। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। हम तो नदी से मछली लेकर आते हैं, वहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है। जाओ और वहीं से जाकर ले लो। सेठ जी को यह बात रास आ गई। अरे जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो फिर मैं उसे पैसे देकर क्यों खरीदूं? नदी से ही निकाल लेता हूँ मछलियाँ, 4 पैसे तो बचेंगे। ये सोचकर सेठ चवन्नी लाल नदी की खोज में निकल पड़ा और आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिली। आहा वाह, अरे मिल गई नदी। चलो अब जल्दी से इस नदी से बढ़िया बढ़िया मछली पकड़ लाता हूँ। ये सोचकर सेठ चवन्नी लाल नदी में घुस गया और मछली पकड़ने के चक्कर में वो नदी में काफी गहराई तक पहुंच गया, जहां से बिना तैरे वापस आना संभव नहीं था। अब वह धीरे धीरे डूबने लगा। सेठ को याद आया कि उसे तो तैरना आता ही नहीं है। खुद को मौत के करीब जाते देख अब उसे भगवान याद आने लगे। उसने मन में मन्नत मांगनी शुरू कर दी। हे भगवान, मेरी जान बचा लो, भाड़ में गई ये मछलियाँ। अगर मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मुझे बचा लीजिए प्रभु। मन्नत मांगने से उनके मन में एक आत्मबल आ गया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके हाथ पैर मारता हुआ उस जगह से थोड़ा ऊपर तक आ गया। आंख खोलकर उसने देखा तो उसे थोड़ा खुशी हुई, पर वो पछताने भी लगा। अरे यार, मैंने बिना मतलब के ही 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया। आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तब उसने भगवान से फिर से मन में मन्नत मांगी। हे प्रभु, पिछली वाली मन्नत में मैं थोड़ा जोश जोश में बोल गया था। 101 थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी दूर और आगे आ गया। अब सिर्फ चौथाई हिस्सा ही रह गया था। जब उन्होंने देखा कि अब नदी का सिर्फ चौथाई हिस्सा ही बचा है तो वह फिर बोल पड़ा। हे प्रभु, 51 ब्राह्मणों को थोड़ा कम कर लो। अगर मैं अब इस नदी से बाहर निकल जाऊंगा तो 11 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा ही कराऊंगा। ऐसे ही करते करते वह नदी के किनारे पर पहुंच गया। अब पानी 2-3 फीट ही रह गया था। जान बचते ही उसके सुर और बदल गए। वह तेजी से बोल पड़ा। हे भगवान, 11 ब्राह्मण भी थोड़े ज्यादा ही हैं। मैं 11 न सही पर 1 ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा, जरूर कराऊंगा। ऐसे करते करते चवन्नी लाल आखिरकार नदी से बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद सेठ ने सोचा, अब कह तो दिया है कि 1 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, पर भोजन कराऊंगा कैसे? कहने को तो सेठ चवन्नी लाल ने कह दिया कि 1 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा, पर अपनी कंजूसी और पैसे बचाने के चक्कर में सेठ ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल दिया जो बहुत कम खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी चवन्नी लाल को बहुत कम खाना खाने वाला ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। वो ढूंढता रहा और कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार सेठ को एक ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। पंडित जी, मेरा नाम सेठ चवन्नी लाल है। मैं पास के गांव भरतपुर में रहता हूँ। दरअसल मुझे 1 ब्राह्मण को भोजन कराना है, इसीलिए आपके पास आया हूँ।
ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा आपके घर। अब सेठ जी ने कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया जिसके लिए ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। पंडित जी, वैसे आप कितना खा लेते हैं? क्योंकि पिछली बार जिस पंडित को मैंने भोजन करवाया था वो तो बहुत बड़ा पेटू निकला था। इतना सुनते ही ब्राह्मण समझ गया कि यह सेठ बहुत ही कंजूस है जो ऐसी बात पूछ रहा है। अब सेठ कंजूस था तो ब्राह्मण बहुत चालाक था। उसे सेठ के प्रश्न पर क्रोध तो आया, पर उसे बिना जाहिर किए वह तुरंत बोल पड़े। सेठ जी, मैं पेटू नहीं हूँ, मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 पूरियां ही खा पाता हूँ। ये सुनकर सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है। तो ठीक है पंडित जी, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि मैं सुबह 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, तो कल आप उससे पहले ही आकर भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। पंडित राजी हो गया और सेठ भी प्रसन्न मन से अपने घर आ गया। अगली सुबह भोजन की सारी तैयारी करके सेठ चवन्नी लाल पंडित का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 9 बज गए, परंतु पंडित जी घर नहीं आए और धीरे धीरे 10 भी बज गए। अंत में थक हार कर सेठ ने सेठानी से कहा, पंडित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। 9 बजे का बोला था और अब 10 बज गए हैं। मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। भाग्यवान, मैं दुकान जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आए तो तुम उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपए की दक्षिणा भी दे देना। यह कहकर सेठ चवन्नी लाल घर से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर पर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। वो हाथ पैर धो ही रही थी कि तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं सेठानी जी, इस घर में तो मैं कई वर्षों पहले भी आया करता था जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे। बस अभी तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी भोजन के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय मुझे 5100 रुपए देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई। सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ ना, मैं उस रीत को नहीं बदलूंगी। सेठानी ने 5100 रुपए लाकर पंडित को दे दिए। पंडित जी बड़े खुश हुए। इसके बाद सेठानी ने पंडित के लिए 2 पूरियों का बढ़िया सा भोजन लगा दिया। पंडित ने पेट भरकर भोजन किया और भोजन खत्म करने के बाद वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगे। पंडित को इस तरह रोता देख सेठानी चिंतित हो गई। उसने फिर से पंडित जी से पूछा, अब क्या हो गया पंडित जी, अब आप क्यों रो रहे हो? खाने में कुछ कमी रह गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सेठानी जी। बस मुझे फिर से आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की याद आ गई। जब वो जिंदा थी ना तो वह मुझे भोजन कराने के बाद भी 21,000 रुपए की दक्षिणा और साथ ही साथ आटा और चावल का दान भी करती थी। पर वह सब पुरानी बातें हैं, अब वह समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। रुकिए पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले से होता आया है आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने तुरंत चवन्नी लाल की तिजोरी से 21,000 रुपए निकालकर पंडित को दक्षिणा के रूप में दे दिए और साथ ही आटा चावल दाल आदि को एक झोले में बांधकर पंडित को दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर निकल लिए। रात को जब सेठ चवन्नी लाल लौटकर घर आया तब उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? हाँ, पंडित जी आए थे और मैंने उन्हें भोजन भी बहुत अच्छे से करा दिया था, पर वो बार बार रोए जा रहे थे। हैं? बार बार रो रहे थे? पर वह क्यों? दरअसल वो बता रहे थे कि सासू माँ के समय में भी वो हमारे घर भोजन पर आया करते थे, इसीलिए उनको बार बार सासू माँ की याद आ रही थी। लेकिन मैंने उन्हें सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उनका भोजन से लेकर दान दक्षिणा तक सब बहुत अच्छे से किया। ये सुनते ही सेठ चवन्नी लाल बुरी तरह से चौंक गया। दान दक्षिणा? अरे कैसी दान दक्षिणा? जब सेठानी ने पूरी राम कहानी बताई तो गुस्से से चवन्नी लाल का खून खौलने लगा। अरे ये तूने क्या कर दिया भाग्यवान, 26,000 रुपए की दक्षिणा? इतने में तो मैं पूरी दुनिया के पंडितों को खाना खिला देता। छोड़ूंगा नहीं, मैं उस पंडित को आज छोड़ूंगा नहीं। वो मुझे चूना लगाकर चला गया। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की तरफ चल दिया। उधर पंडित जी भी पूरी तरह तैयार होशियार बैठे हुए थे। उन्हें मालूम था
कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा। इसीलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। अरे भाग्यवान, वो कंजूस सेठ यहाँ कभी भी आ सकता है। तुम्हें अच्छे से याद है ना कि क्या करना है, कोई गलती मत करना। हाँ पंडित जी, हमें अच्छे से याद है, आप चिंता मत कीजिएगा, हम भी आप ही की पत्नी है, देखिएगा हमारी परफॉर्मेंस। कुछ ही देर में सेठ चवन्नी लाल बिलबिलाता हुआ पंडित के घर पहुंच जाता है। पंडित, अरे ओ पंडित, बाहर निकल। सेठ की आवाज सुनते ही पंडिताइन तुरंत पंडित को एक सफेद कफन उड़ा देती है। वहीं काफी देर तक जब पंडित बाहर नहीं आता तो सेठ गुस्से में घर के अंदर चला आता है। चालू हो जाओ भाग्यवान, सेठ जी आ गए हैं। ए भगवान, पंडित जी हम सबको छोड़ के चले गए, अब हमारा क्या होगा? हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए अपने? अरे इनको क्या हो गया? पता नहीं, सवेरे अच्छे भले घर में बैठे थे, कहकर गए थे किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं वहाँ इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। वहाँ से जो लौटे हैं उसके बाद धे उल्टी धे दस्त और हमारे पंडित जी हमको छोड़ के चले गए। अब हम कहाँ से इनके क्रियाकर्म के लिए पैसे लाएंगे? कुछ भी तो नहीं है घर में, कैसे इनको फूकेंगे? हे भगवान। इतना सब कुछ देखकर सेठ चवन्नी लाल बहुत घबरा गया। हे भगवान, ये पंडित तो मेरे ही घर से खाना खाकर लौटा था, कहीं ये बात गांव में फैल गई कि मेरे खिलाए खाने से इसकी मौत हो गई है तो मुझे तो जेल हो जाएगी। ये कहाँ फंस गया मैं? सेठ ने डर के मारे तुरंत अपनी जेब से 20,000 रुपए निकाले और पंडितानी को देते हुए कहा, यह लीजिए, यह कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का दाह संस्कार जल्दी करा लीजिए। और हाँ, इसके अलावा बाकी की जो भी जरूरत का सामान होगा वह मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर चवन्नी लाल फौरन अपने घर की तरफ पतली गली पकड़कर निकल लेता है और घर पहुंचते ही डर के मारे वो दाह संस्कार के सामान के साथ साथ 2 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा देता है। इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। अब सेठ जी का दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिगड़म लगाने को सोचा और एक सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ चवन्नी लाल अपनी दुकान के लिए निकल गया तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने सेठ के घर की तरफ चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी मूंछ भी नहीं बनाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक सेठानी उतनी ही मूर्ख। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ? आप तो मर गए थे ना? हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था और अभी मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है ना, तो यहाँ मैं अपनी दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्हें आसपास के लोगों से पता चला था कि सेठ जी की एक गुड़िया नाम की बेटी थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित ने सेठानी से कहा, सेठानी जी, मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी गुड़िया मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ तो वो मुझसे कहने लगी कि पंडित जी, आप मेरे घर पर भी चले जाना, मेरे माता पिता का हाल चाल ले आना और उन्हें मेरा समाचार भी दे देना। तभी मैं आप लोगों को गुड़िया का समाचार देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सब सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी, क्या सच में? कैसी है मेरी बेटी गुड़िया? क्या बताऊं सेठानी जी, गुड़िया तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है ना, फल फूल मेवा मिश्री कुछ नहीं मिलता वहाँ। अब मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है, वहाँ हजामत बनाने वाला कोई नाई तक नहीं है। तभी तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूंगा और आपकी बेटी गुड़िया की खोज खबर भी आपको दे दूंगा। चलो, अब मेरा समय हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस जाने वाला हूँ,
तो आपको जो कुछ भी गुड़िया को देना दीवाना हो वह मुझको दे देना, मैं जाकर उसको दे दूंगा, वो बहुत खुश होगी। अब सेठानी ने गुड़िया के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन सामग्री पंडित को दे दी और पंडित जी वो सारा सामान लेकर अपने घर चले आए। शाम को जब सेठ चवन्नी लाल लौटकर घर आया तो सेठानी ने उसे कुछ नहीं बताया। इसी तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित ने 2 महीने चला लिया और उसके बाद उन्होंने फिर से नई तिगड़म लगाई और दोबारा सेठ चवन्नी लाल के घर पहुंच गए। पंडित को देखकर सेठानी खिलखिला उठी और पूछने लगी, अरे पंडित जी, आप क्या हाल चाल है आपके? और मेरी बेटी गुड़िया कैसी है? हाल चाल तो बहुत बढ़िया है, अब तो गुड़िया एकदम तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर वह बहुत खुश हो गई थी और खूब खा पी रही है। उसने आपका और सेठ जी का हालचाल पूछा है। और हाँ, एक खुशी की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जानती हो, आप नानी बन गई हो और सेठ जी नाना। गुड़िया को लड़का हुआ है। ये खबर सुनते ही सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अच्छा सुनो, गुड़िया ने कहा है कि अम्मा से कह देना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे। और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतजाम किया है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारा इंतजाम करने लगी। उसने एक तांगा बुलवाया जिसमें आटा, चावल और सारा राशन का सामान भरकर पंडित को दे दिया और जाते जाते कहा, पंडित जी, गुड़िया से कहना कि उसकी माँ उसको बहुत याद करती है और मेरे नाती को मेरा खूब सारा प्यार देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कह दूंगा, मैं यह जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ चवन्नी लाल घर आ पहुंचा और देखा कि सेठानी तो दरवाजे पर ही खड़ी है। क्या बात है भाग्यवान, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे। आप जानते हैं, आप नाना बन गए हैं। नाना? अरे मैं नाना कैसे बन गया? ना मेरी कोई बेटी, ना कोई भतीजी, भला फिर मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? तब सेठानी ने चवन्नी लाल को बताया, अरे अपनी बेटी गुड़िया है ना स्वर्ग में, उसी को लड़का हुआ है, पंडित जी बता रहे थे। ये सब बातें सुनकर तो मानो सेठ को जैसे करंट ही लग गया। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग खराब है भाग्यवान। उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने सब कुछ मान लिया। अरे भगवान, कहीं वो तुमको ठग कर कुछ ले तो नहीं गया? नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ खास तो नहीं दिया, बस गुड़िया के बेटे के लिए सोने की चेन, कपड़े, एक टोकरी फल, आटा, चावल, दाल, तेल और बस 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ चवन्नी लाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अपनी अक्ल की अंधी बीवी और धूर्त पंडित का गुस्सा लेकर वह पंडित के घर की तरफ चल दिया। जब चवन्नी लाल पंडित जी के पास पहुंचा तो उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी कम खाना खाने वाले ब्राह्मण को नहीं ढूंढूंगा और अपनी इस कंजूसी को त्याग दूंगा। मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे उसी बात की सजा दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन आज से आपको हर महीने मंदिर जाकर वहाँ बैठे गरीबों और साधुओं को भोजन कराना होगा और साथ ही उन्हें 251 रुपए की दक्षिणा भी देनी होगी। मुझे स्वीकार है पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। हर महीने गरीबों और साधुओं को दावत भी खिलाऊंगा और साथ ही साथ 251 रुपए की दक्षिणा भी दूंगा। पंडित ने सेठ चवन्नी लाल को माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, अब आप चैन से रहो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।